जी सर, वाईकेटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2022 के मॉडल पेपर को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इस मॉडल पेपर में हम जीएस और मैथ के प्रश्नों को हम हल कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा आपको जानकारी दे दें कि इस पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इस परीक्षा में, इस पेपर में कौन बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं, किस क्लास के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन का ये पेपर होता है यानी कितने घंटे का होता है, और कितने मार्क्स का होता है यानी कितने का पूर्णांक का होता है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये पेपर जो होता है वो 180 पूर्णांक का होता है और 180 प्रश्न इसमें आते हैं, क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ये पेपर 2 भागों में बढ़ जाता है। ये पेपर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है मैट और दूसरा होता है सैट। मैट में यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सैट यानी स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मैट में मानसिक योग्यता परीक्षण होता है, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। सैट सब्जेक्टिव होता है, इसमें रीजनिंग आती है। मैथ में रीजनिंग आती है, रीजनिंग से अल्फ़ाबेटिकल होती है, नंबर सीरीज होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, एनालॉजी होती है, इस टाइप के होते हैं। और आपका जो सैट है, तो सैट में 3 भागों में सैट डिवाइड हो जाता है। मैथ है वो 90 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, और 90 नंबर के होते हैं। सैट भी 90 नंबर का होता है, लेकिन 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो सोशल साइंस का होता है, उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर के। दूसरा साइंस का आता है, दूसरा जो पार्ट है इसका साइंस, उसमें भी 35 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा होता है मैथ का, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी 35 दूना 70, 20 90, ये भी 90 नंबर का होता है। टोटल 180 नंबर का ये पूर्णांक होता है। और इसमें वही कक्षा 8 के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं, कक्षा 8 के बच्चे, और वही कक्षा 8 के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो पासिंग मार्क है, जो पासिंग मार्क्स है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका है 40% मार्क्स लाना है, यानी 40% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 180 में से। और जो एससी व एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन बच्चों को 32% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये लाना ही लाना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के पैटर्न को, कितने नंबर का होता है। ये 180 अंश का होता है, 180 नंबर का होता है, 180 क्वेश्चंस होते हैं, और 3 घंटे का ये पेपर होता है। ड्यूरेशन इसका, पेपर ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है। 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 180 मिनट और 180 प्रश्न। तो हम इस पेपर में आपको सैट वाला पार्ट आपको हल कराएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सैट पेपर की ओर। एक एक करके आप प्रश्न को देखते हैं। किसानों का मित्र, जैसे यहाँ पर 90 क्वेश्चन तक आपका मैथ है यानी रीजनिंग टाइप के हैं। रीजनिंग 91 से प्रश्नों से सैट पेपर स्टार्ट होता है। तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसानों का मित्र आपको पता होना चाहिए, केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। ठीक है, किसानों का ये मित्र है। दूसरा प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि के कारण ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है?
तो इस प्रश्न का 92 प्रश्न का जो उत्तर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम CFC भी कहते हैं, कभी कि ऑप्शन में आपको CFC भी रहेगा, इसको CFC भी कहते हैं, ठीक है, CFC भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पाई का मान की खोज किसने की थी? तो पाई के मान की खोज आर्यभट्ट ने की थी। कभी कभी आपके पाई का मान भी पूछ सकता है। तो पाई का मान होता है 22/7 और इसका मान ये भी होता है 3.14। कभी कभी पाई को लेकर के ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भारत की अंतरिक्ष संस्थान है, ये रिसर्च संस्थान है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। सन 1969 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्रांति से है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से है। किस क्रांति से है? श्वेत क्रांति। और जो कभी कभी ये भी प्रश्न श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। दुग्ध से, किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के और विश्व में हरित क्रांति के। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत के जो हैं हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। कौन है? MS स्वामीनाथन। तो यहीं से कई सारे प्रश्न बन जा रहे हैं। कभी कभी हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये कृषि से है। पीली क्रांति ये तिलहन से है। भूरी क्रांति आपके उर्वरक से है। श्वेत क्रांति दूध से है। और नीली क्रांति भी पूछ लेता कभी कभी, मछली से संबंधित है ये। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम हैं? तो दोस्तों ये मिसाइल के नाम हैं। किसके नाम है? मिसाइल के नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय डाक विभाग ने ई-पोस्ट डाक सेवा किस वर्ष आरंभ की? तो इसका जो सही आंसर है, सही जवाब है वो है 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी। अगले प्रश्न को चलते हैं। 99 प्रश्न, 99 शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों इसका प्रश्न भी जो आंसर सही है वो 2004। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताओ। तो इस भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम है एडूसैट। कहीं की एजूसैट भी लिखा रहता है, तो एडूसैट इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर एडूसैट है। अगला प्रश्न है। भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडूसैट को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों GSLV F1, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 101 हो गए हैं। अब हम 102वां प्रश्न। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो इसका जो सही जवाब है, अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कल्पना चावला। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम बताओ। तो भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम है वो है लक्ष्य, यानी ऑप्शन 1। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को का संबंध किससे है?
तो दोस्तों इसका पहला जवाब है, पहला ऑप्शन सही है, एल्यूमिनियम उद्योग। अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रह्मोस। क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल का। तो अगले प्रश्न को चलते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हन ने किया था। किसने किया था? ऑटो हन ने किया था। दोस्तों इसे अभी हम क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो देखिए वही प्रश्न आ भी गया। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है, मछली से है। दूध जो है, दूध वो श्वेत क्रांति से है। किससे है? श्वेत क्रांति से। उर्वरक जो है वो भूरी क्रांति से है। तिलहन जो है वो पीली क्रांति से है। और रजत क्रांति कभी भी पूछ सकता है, वो अंडे से है। रजत क्रांति अंडे से है। ठीक है। गोल क्रांति आलू से है। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको बताने, विभिन्न क्रांतियों के बारे में आपको बताया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाता है तो उसका दूसरा जवाब होगा, लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य में यानी अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व में वो है यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन। भारत का अगर पूछते हैं तो वो है राकेश शर्मा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड मत लगा दीजिएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की चलते हैं, मानव निर्मित रेशा नहीं है। तो मानव निर्मित रेशा नहीं है। नायलॉन एक ऐसा रेशा है जिसको मानव ने बनाया। टेरिलीन ये भी मानव निर्मित है। पॉलिस्टर ये भी मानव निर्मित है। जो प्राकृतिक है यानी मानव निर्मित नहीं है, तो यानी स्वाभाविक है प्राकृतिक, यानी रेशम एक ऐसा रेशा है जिसको मानव निर्मित नहीं कहा जा सकता है, मानव ने इसे नहीं बनाया है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कार एवं ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है एक्रिलिक। क्या है? एक्रिलिक। और यहीं पर एक और प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कुकर के जो हैंडल होता है उसमें कौन सी प्लास्टिक का प्रयोग होता है? वो बैकेलाइट है। क्या है? बैकेलाइट है। ठीक है। और अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, डायनेमो की खोज किसने की थी? डायनेमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी अगर प्रश्न पूछता? एडिशन ने, थॉमस अल्वा एडिशन ने। तो हम एक प्रश्न के साथ साथ हम कई प्रश्न यहाँ पर बता दे रहे हैं, तो कई प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। तो हम अगले प्रश्न को चलते हैं, प्लास्टिक रासायनिक रूप में हैं। तो रासायनिक रूप में हैं वो असंतृप्त रूप में भी पाए जाते हैं प्लास्टिक, और असंतृप्त रूप में भी और संतृप्त रूप में, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न को चलते हैं, एक विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल तथा जल नहीं चिपकता उसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बर्तन अब ज़्यादातर देखा होगा चलने लगे। टेफ्लॉन की जो है कढ़ाई आती है, बहुत सारे बर्तन आते हैं, तो उस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। तो अगले प्रश्न की ओर, रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है पॉलीप्रोपिलीन। क्या है? पॉलीप्रोपिलीन। इसका जो राइट आंसर है पॉलीप्रोपिलीन है। पैकिंग, संचायक सेल के किस केस बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मेलामाइन। क्या है इसका सही जवाब? मेलामाइन। थर्माकोल का दूसरा नाम, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थर्माकोल का दूसरा नाम ये स्टाइरोन है। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन। हम अगले प्रश्न को चलते हैं, 118वां प्रश्न, धूप के चश्मे की स्थायी रूप से नीला बनाने के लिए कांच में मिलाया जाता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड। पके हुए मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों मृत्तिका, इसको क्या कहता है? ऑप्शन दूसरा सही है, मृत्तिका इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 120वां, कि
टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इसका जो राइट आंसर है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका जो सही ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पौधे की किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? तो वो ऑप्शन जो आपका है वो तना। ऑप्शन क्या है? तना, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की चलते हैं। रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फंसाने वाला है, घुमाने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो लार्वा से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लार्वा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम के कीट किन पेड़ों पर नहीं पाले जाते हैं? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसके चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत। नहीं पाले जाते हैं, इसमें होना चाहिए रेशम कीट किन पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो यहाँ पर नहीं ऑप्शन ये गलत है। किन पेड़ों पाले जाते हैं? तो ये दोस्तों शहतूत वृक्ष पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का जो अध्ययन है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों ये सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया है? और पिसीकल्चर के अंतर्गत जो है वो मछली उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ अपमार्जक है। क्या है? अपमार्जक है, ऑप्शन ए सही। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। लुम्बिनी अभिलेख किस शासक का है? तो लुम्बिनी अभिलेख जो है वो अशोक का है, सम्राट अशोक। मौर्य वंश का शासक है सम्राट अशोक। और कभी कभी पूछ सकता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। भारत का कभी कभी पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है सारनाथ में। इसी को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। इसी को हम ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। इसी को हम ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहते हैं, या मृगदाव। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है। सारनाथ दिया जा सकता है, ऋषिपत्तनम दिया जा सकता है, मृगदाव। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत। कभी कभी पूछ सकता है महाभारत को किसने लिखा? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद व्यास भी कहते हैं। ये वेदों के संकलनकर्ता भी हैं। वेदों को जो है इन्होंने संकलित किया है, लिखा नहीं है। ये ध्यान देना, वेदों को इन्होंने संकलन किया, इसलिए इनको वेदों का संकलनकर्ता भी कहा जाता है। और इसमें जो कभी कभी पूछा जाएगा रामायण की रचयिता किसने की? तो कभी भी आप रामायण की रचयिता तुलसीदास मत लगा दीजिएगा। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। किसकी की है? श्री रामचरितमानस की रचना की है। यहाँ पर जो आंसर होगा, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। और किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने। क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने। और जो श्री रामचरितमानस लिखी है वो किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में। क्या किस भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है कि महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो महर्षि वाल्मीकि जो पहले थे, बचपन नहीं सॉरी, इनका जो वास्तविक नाम क्या था? वो डाकू थे पहले। उनका डाकू रत्नाकर सिंह था। उनका क्या नाम था? डाकू रत्नाकर सिंह। क्या था? डाकू रत्नाकर सिंह। अगले प्रश्न को चलते हैं। हिजरी संवत का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो हिजरी संवत का जो प्रारंभ है 622 ईस्वी लगाना, ईसा पूर्व मत लगाना। आप एडी चलना, एडी एंड कभी कभी पूछा एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमनी। और बीसी का पूछता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व को हम बीसी कहते हैं और ईस्वी को हम एडी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? तो निजामुद्दीन जो औलिया हैं वो दिल्ली के जाने माने संत हैं। कहाँ के? दिल्ली के। और कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? वो अजमेर में थे, उनकी अजमेर में दरगाह भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह। तो यहाँ पर 2 प्रश्न। एक और प्रश्न बता दे रहे हैं, तो ये पूछेगा पंजाब के महान सूफी संत कौन हैं? तो पंजाब के जो महान सूफी संत हैं वो बाबा फरीद हैं। कौन है? बाबा फरीद। ठीक है, तो अगले प्रश्न को चलते हैं। शतरंज की खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत यानी इंडिया। अगले प्रश्न की चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद अगर पूछे तो अथर्ववेद। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में क्या क्या है। अगले प्रश्न में हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, सामवेद, साम का मतलब है गान, साम का मतलब होता है गान, साम का मतलब क्या होता है? गान, यानी गीत संगीत के बारे में गीत संगीत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सामवेद से मिलती है। जादू, टोना, टोटका, भूत, पिशाच, ये अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। इसको हम लौकिक वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लौकिक वेद भी कहते हैं, ब्रह्म वेद भी कहते हैं इसका। और यजुर्वेद में यज्ञिक कर्मकांड के बारे में, बलिदान के बारे में, इसके बारे में चर्चा मिलती है। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे? तो आर्यों के जो प्रसिद्ध देवता थे वो इंद्र थे। क्या, कौन थे? इंद्र थे। अगले प्रश्न को चलते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108। यहाँ पर एक और प्रश्न बता दे रहे हैं, कभी भी पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है? क्या पूछेगा? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, सबसे पुराना पुराण पूछ सकता है तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। अगले प्रश्न को चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है, किसने यात्रा की थी, किसके शासनकाल में इब्न बतूता ने? वो जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कभी कभी पूछेगा, यहाँ पर एक और प्रश्न बता दे रहे हैं, कभी पूछेगा कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी और किस भाषा में लिखी? तो रहला किताब इसने लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? रहला, अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में इब्न बतूता ने रहला ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो अगला प्रश्न, किस साहित्य से हमें इस कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो राजतरंगिणी इसका जो आंसर है, राजतरंगिणी। कभी कभी हम पूछ लेगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़। कौन है? कल्हड़। ठीक है, अरसास के लेखक कौन है? यहाँ पर बता दे रहे हैं, अरसास के कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। ठीक है, इंडिका के लेखक कभी पूछ सकता है, इंडिका के लेखक तो मेगस्थनीज। ठीक है, कभी पूछेगा मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ये कौन था? मेगस्थनी के राजदूत था। कौन था? मेगस्थनी के एक राजदूत था। मेगस्थनीज एक क्या था? राजदूत था। वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो अभी हमने बताया ऊपर, इंडिका नामक किताब को जो है वो मेगस्थनीज ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को चलते हैं। बाबा फरीद कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? अभी इसके ऊपर हमने प्रश्न बताया भी था। बाबा फरीद जो है वो पंजाब के जाने माने संत थे। कहाँ के थे? पंजाब के। और अजमेर के कौन थे? अजमेर के जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया। अगले प्रश्न को चलते हैं। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से सन 1025 ईस्वी तक भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो 17 बार आक्रमण किया। कभी कभी पूछेगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कब किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। अगले प्रश्न को चलते हैं हम दोस्तों। फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? वो कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। मानव का
प्रथम पालतू पशु कौन था? तो पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। कभी कभी यही पूछेगा। मानव का प्रथम उपयोग की जाने वाली धातु कौन थी? तो वह है तांबा। क्या है? तांबा। इसको हम कॉपर भी बोलते हैं, Cu बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या है? केमिकल प्रतीक क्या है? रासायनिक प्रतीक वो है Cu। ठीक है दोस्तों। तो पहली धातु कौन सी उपयोग की गई थी? पहली धातु कौन सी उपयोग की गई थी? तांबा। और पहला जो उपकरण है वो हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ बताते रहे हैं। किसका उपयोग किया था? हैंडेक्स से बोलते हैं, कुल्हाड़ी। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों को चलाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो इल्तुतमिश। गुलाम वंश का ये वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। अगर ये पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इल्तुतमिश। इसको हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले वलय होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बृहस्पति, शनि और अरुण। बृहस्पति, शनि तथा अरुण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है शुक्र और यूरेनस। ये घड़ी है। घड़ी कैसे? क्लॉकवाइज चलती है। घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। तो ये ग्रहों की जो परिभ्रमण की दिशा है वो क्लॉकवाइज चलती है ऐसे। बाकी ग्रहों की दिशा वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है शुक्र और यूरेनस। कभी कभी यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह नहीं, सॉरी, ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। इसको हम पीला ग्रह भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पीला ग्रह भी कहते हैं। और सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध। ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? उपग्रहों की संख्या 0 है। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रहों की संख्या 0 है। ठीक है। और पृथ्वी भी एक उपग्रह है। इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह या हरा ग्रह भी किसको हम कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक है। हरा ग्रह वरुण को भी कहते हैं। हरा ग्रह वरुण को भी कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र जो है मून है इसका उपग्रह। ठीक है। तो इसमें अगला प्रश्न हम इसी में बना दे रहे हैं कि जो है सबसे जो है दूर ग्रह जो है कौन सा है? वो वरुण। कौन सा है? वरुण। वर्तमान में वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। पहले कितने थे? 9। किसको हटाया गया? यम को, प्लेटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया है। और इसका जो नवीन नाम, इसको कब ये हटा था? तो ये भी बहुत डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। किसको? प्लेटो को, यानी कि यम को। और इसका जो नया नाम रख दिया गया है, इसका नाम है 144340। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो नया नाम इस बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया है 144340। ठीक है दोस्तों। तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है वो है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। लेकिन जीवन के जो प्रमाण हैं, जीवन के वहाँ प्रमाण पाए गए हैं, भविष्य में वहाँ जीवन संभव है ऐसी आशा किस ग्रह से की जाती है? वो है मार्स, यानी मंगल। मंगल पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। मंगल पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पे मंगल मिशन पर आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, मूवी बनी है। नहीं देखी है तो दोस्तों देखना ज़रूर। अगला प्रश्न को चलते हैं। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 500 सेकेंड में आता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने? 500 सेकेंड। इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो 8.3 मिनट। ठीक है। सूर्य कभी कभी पूछेगा सूर्य जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूरी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर।
15 करोड़ किलोमीटर km, ठीक है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य क्या है, कभी ये भी पूछा, सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है, तारा है, और कई तारे सूर्य से भी बड़े हैं। तारे हमको छोटे इसलिए दिखाई दे क्योंकि वो बहुत सूर्य से भी बहुत दूर हैं, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य किन गैसों का मिश्रण है, तो सूर्य जो है वो हीलियम व हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है, हीलियम व हाइड्रोजन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहते हैं दोस्तों? अभी हमने बताया था, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता पाई गई है, लगभग 71%, 3/4 भाग पर पानी है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी चट्टानी सतह को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी जो चट्टानी सतह है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है। पहली जो परत है वो भूपर्पटी कहलाती है। क्या कहलाती है? भूपर्पटी, इसको क्रस्ट बोलते हैं। दूसरी जो कहलाती है वो कहलाती है मेंटल। क्या कहलाती है? मेंटल। और तीसरी जो कहलाती है वो क्रोड, ठीक है दोस्तों। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है? वो है क्रस्ट, भूपर्पटी, और सबसे अंतिम परत, निचली परत क्या है? वो है क्रोड, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी है? तो सर्वाधिक कठोर चट्टान वो आग्नेय है। कौन सी है दोस्तों? आग्नेय चट्टान। जो चट्टान को हम शैल भी कहते हैं। शैल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान, इसको हम परतदार भी चट्टान कहते हैं, और तीसरी है रूपांतरित चट्टान। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।